हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकुर वबेले स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क कराया जाता है। हम पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके थे कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र राज्य क्या है, ये अवधारणा हम जान चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इसके अंतर्गत जो और छोटी घटनाएं हुई हैं, जिनमें जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और गांधी जी की भारत वापसी और गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए कुछ आंदोलन इस समय के, जिसपे आप चंपारण के बारे में देखेंगे, खेड़ा के बारे में देखेंगे और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में देखेंगे और सत्याग्रह का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अब कई सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर ये विश्व युद्ध कहां से आ गया यहां पर, क्योंकि विश्व युद्ध में तो भारत ने पार्टिसिपेट किया नहीं था। जब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन भारत किसी का हिस्सा था ना, भारत पर किसी दूसरे लोगों का शासन था। किसका था? भारत पर ब्रिटेन के लोगों का शासन था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने तो विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। जब ब्रिटेन ने विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भारत भी क्या हो गया? विश्व युद्ध का हिस्सा हो गया। अब इस विश्व युद्ध ने भारत के अंदर राष्ट्रवाद को बनाने में कैसे भूमिका निभाई, हम ये देखेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रवाद की जो भावना है या राष्ट्र राज्य है वो एक झटके में नहीं बनता कि आप बैठे और जीरो कट्टिस खेल ले जैसा कुछ हो गया। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है, कई सारी घटनाओं से होकर यह गुजरता है। उसमें से एक घटना आपकी क्या है? विश्व युद्ध प्रथम भी है। तो अब विश्व युद्ध प्रथम के दौरान जब भी युद्ध होता है ना, विश्व युद्ध प्रथम जो है ये कब तक चला आपका? 1914 से 1918 तक आपको देखने में आया। जब भी युद्ध होता है, युद्ध कभी भी प्रगति का सूचक नहीं होता, युद्ध कभी भी तरक्की का सूचक नहीं होता। युद्ध जब भी होता है वो आपको आपके वर्तमान समय से पीछे धकेलता है। आप पीछे चले जाते हैं कई साल, कुछ कुछ देश तो या कुछ कुछ शहर तो कई साल पीछे चले गए हैं। आप देखें, जैसे आप जानते होंगे कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर हैं, वो आज भी पीछे हैं। विश्व युद्ध के दौरान वहां पर बम गिराए गए थे। तो युद्ध कभी भी आपका प्रगति का सूचक नहीं है। ताकत आप दिखा सकते हैं, लेकिन जिसको आप दिखा रहे हैं उसका तो नुकसान कर ही रहे हैं, आपका खुद का भी नुकसान होगा। तो जो विश्व युद्ध है इसका कैसे? तो युद्ध जब होगा तो फिर हमें उस पर खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि युद्ध ऐसा तो है नहीं कि अपन ने लकड़ी ले ली और चले गए बोले लड़ ले। युद्ध के लिए जरूरी है कि आपके पास हथियार हो, गोली हो, बारूद हो, गोला हो। अब ये सब कैसे आएंगे? ये सब ऐसे तो आएंगे नहीं कि अपन चले गए कि दे दो भैया, तो उन्हें दे दिया, भैया के लो ले जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको धन, आपके पास पैसा होना चाहिए। जब आप किसी लड़ाई में होते हैं तो आप कहां से धन ला रहे हैं ये आपके लिए मुद्दा नहीं होता। आपके पास कहीं से भी धन आए, कैसा भी धन पड़ा हो, आप सारा झोंक देते हैं हथियार खरीदने में, गोला खरीदने में, लड़ाई लड़ाने में। अब युद्ध के दौरान दो प्रकार की चीजें आप देखेंगे इस टाइम पर, क्योंकि ये इतना आधुनिक युग नहीं था जैसे आज है, एयरफोर्स का जमाना नहीं था। तो उस टाइम पर आपको सेना में सैनिकों की आपूर्ति भी करनी पड़ेगी। आपके सैनिक भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब यहां क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो रक्षा व्यय में क्या हो गया? इजाफा, बढ़ोतरी हो गई। रक्षा व्यय क्या हो गया? रक्षा में जो खर्चा है वो बहुत बढ़ गया। जब बहुत बढ़ गया तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए? ये जो खर्चा इतना सारा आ गया है इसको कैसे पूरा किया जाए? अपनी जेब से तो देना नहीं था। अपनी जेब से क्यों नहीं देना था? कि हमने गुलाम किसको बना के रखा है? हमने गुलाम बना के तो रखा है तुमको मतलब भारत को या भारत के जैसे देशों को। अपन ने देखा है कि उपनिवेश में कॉन्सेप्ट क्या है? उपनिवेशवाद कहलाता है कि तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हारा धन छीनेंगे, भला अपना करेंगे। तो ब्रिटेन को जब नुकसान हुआ तो उसको अपना भला करना था, खर्चा बहुत हो गया, युद्ध में नुकसान बहुत हो गया। युद्ध में तो नुकसान होता ही है, ऐसा कोई देश नहीं है जिसको युद्ध में फायदा हो जाए, चाहे वो जीते चाहे हारे। तो युद्ध में नुकसान बहुत हुआ। जब नुकसान बहुत हुआ तो भरपाई कैसे करें? तो भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर क्या ले लिया? कर्जा ले लिया। युद्ध के नाम पर कर्जा ले लिया। अब ये कर्जा चुकाएगा कौन? भारत जैसे देशों से लूट कर ले जाएंगे, चुकवाएंगे। तो ये कर्जे को चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया? टैक्सों में वृद्धि कर दी। जो लगान लग रही थी, लगान का रेट मान लो 10% था, उसको बढ़ाकर 30% कर दिया, या कहीं 30% था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया, 60% कर दिया। मतलब आपने जो कमाया है, आपकी जो आप जिस खेत पर खेती कर रहे हैं उसकी उत्पादन का आप 40% 50% आप इनको दे दें या 20% आप इनको दे दें। तो इनको तो कुछ नहीं करना ना। इनने क्या किया? सिर्फ कागज पर लिख दिया कि अब से टैक्स बढ़ा दिया गया है, अब आपको अगली बार से टैक्स
15 की जगह 35% आपको देना है। तो कर बढ़ा दिए। किसके लिए कर बढ़ाए थे? क्योंकि इनने कर्जा लेके रखा था, इस कारण से इनने कर्ज बढ़ाया था। यहां पर देखेंगे भारत में एक सीमा शुल्क लगता था, बाउंड्री पर जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स को भी बढ़ा दिया और एक नया टैक्स इनने यहां पर डाल दिया। एक नया टैक्स आपके सामने पेश कर दिया। वो टैक्स क्या है? इनकम टैक्स, जो हम आप आज भी दे रहे हैं। ये क्या है? कमाया आपने है लेकिन देना पड़ेगा आपको, किसको? सरकार को। तो ये इनकम टैक्स भी इनके द्वारा लाया गया। अब इसमें सरकार आपके साथ क्या करती है क्या नहीं करती है ये कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन आप जो कमा रहे हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। ये टैक्स इनके द्वारा यहां पर बढ़ा दिए गए। तो इससे क्या हुआ? जैसे ही लगान बढ़ी तो किसानों का शोषण स्टार्ट हुआ, उनने इनके खिलाफ संघर्ष किया होगा। जैसे ही दूसरे और टैक्स बढ़ाए गए तो व्यापारी, मध्यम वर्गीय, ग्रामीण और शहरी, ये सभी लोग परेशान हुए होंगे। सभी लोगों में इनके खिलाफ रोष, गुस्सा पैदा हुआ होगा, गुस्सा आया होगा। तो ये लोग क्या हो गए? सब संघर्ष करने लगे। तो धीरे धीरे ये संघर्ष क्या हुआ? इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। आप देखें कि जब विश्व युद्ध प्रथम चल रहा है, तो विश्व युद्ध प्रथम कब चल रहा है? 1914 से 1918 तक ये टाइम है ना विश्व युद्ध का। इसी टाइम के आसपास 1913 से 18 के बीच में जो आम आदमी की जरूरत की चीजें थी, जो बाहर से आया करती थी, उनकी कीमतें लगभग कितनी हो गई? दोगुनी। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर ये दोगुनी कैसे हो गई? क्योंकि टैक्स तो बढ़ा दिया गया है या कुछ कर दिया गया है। दोगुनी ऐसी हो गई कि जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ये अभी आपको कैसे मिलता है? फ्री में। अभी कैसे मिलता है? फ्री में। लेकिन सरकार ने बोला कि इस पर अब 100 रुपए टैक्स मिलेगा। मैं तो कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, लेकिन मेरे से आप तक जाने में इस मार्कर पर 100 रुपए टैक्स लगेगा। इसकी कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए। इसकी कीमत 100 रुपए हो गई। तो यहां पर इनने, आप देख रहे हैं कि क्या हो गई? इनने ये टैक्सेस बढ़ा दिए, कर बढ़ा दिए, तो क्या हुए? मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। साथ ही साथ उस दौरान दो घटनाएं भी देखने को आ गई। दो घटनाएं क्या देखने को आ गई? कि फसल खराब होना स्टार्ट हो गई। फसल कैसे खराब होती है? फसल दो कारणों से खराब होती है। प्राकृतिक आपदा कुछ आ जाए। प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा में जो दो कारण की बात अपन कर रहे हैं कि या तो बाढ़ हो जाए, ज्यादा पानी गिर जाए, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं, तो फसल सड़ जाएगी। या एक स्थिति ये हो कि पानी ही ना बरसे, बारिश ही ना हो। जब बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो क्या होगा? फसल सूख जाएगी। इन दोनों स्थिति में जब आपकी फसल खराब होगी तो आपको क्या हो गया? खाद्यान्न का अभाव, आपके जो भोजन आप कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, भोजन आपको कम करना पड़ेगा, आप मतलब खाने की दिक्कत हो जाएगी। तो कैसी स्थिति पैदा होगी? अकाल जैसी। लोग किससे मरेंगे? भूख से मरेंगे। अब उसी दौरान भारत में एक महामारी भी फैल गई जिसको आप कहते हैं फ्लू महामारी। और महामारी से तो आप परिचित होंगे, अभी कोरोना ने कैसा कैसा किया सबके साथ, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। महामारी क्या है? जैसा आप आज जान पा रहे हैं वैसा तब के लोगों ने फ्लू महामारी के बारे में जाना होगा। महामारी को आप बहुत अच्छे से आपने महसूस किया होगा, क्योंकि आप उस युग के वासी हो गए जिसमें महामारी आई थी। यहां पर जो लोग रह रहे थे वो उस युग के वासी थे जब उस टाइम पर महामारी आई थी। हमारे टाइम पर आई है तो हम आप अब अगली पीढ़ी को बताएंगे कि एक महामारी आई थी और महामारी में ऐसा होता था। कैसा होता है? महामारी में कई सारे लोग एक बार में मर जाते हैं। अभी भी आपने देखा हुआ महामारी के कारण सरकार कुछ व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, जनता में रोष आया, गुस्सा आया। तब तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं था। मर रहे हो तो मरो, जी रहे हो तो जियो। ऐसा कहते थे कि गांव में कुछ लोग एक अर्थी को लेकर गए और जलाने के लिए, और तब तक आए, तब तक पता चला कि दूसरी तैयार बैठी है। इतने लोग मर रहे थे। तब वहां पर जब जनगणना आई तो उस जनगणना में यह देखने में आया कि लगभग 120 से 130 लाख लोग मर गए। तो अब ये महामारी ये देखकर तो आई नहीं थी कि भाई अंग्रेज को नहीं होनी है, तो अंग्रेजों की संख्या तो कम ही थी, लेकिन भारत में ग्रामीण और शहरी परिवेश में भारतीय लोगों की संख्या बहुत थी। जब बहुत थी तो भारत के लोगों की डेथ भी बहुत ज्यादा हुई। इससे भारत के लोगों में रोष आया। अब दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि युद्ध के दौरान इनने युद्ध के खर्चे को करने के लिए तो कर में वृद्धि कर दी, इनकम टैक्स लगा दिया, ये सारी चीजें। लेकिन लड़ने के लिए सैनिक तो चाहिए, और लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, तो सैनिकों की सप्लाई कैसे हो? तो सैनिकों की सप्लाई के लिए इनने क्या किया? यहां पर जबरन भर्ती कराना स्टार्ट किया। जबरन भर्ती मतलब जबरदस्ती कर देना, फोर्स देकर किसी को भर्ती करवा देना। उनकी कोई इच्छा नहीं थी सेना में जाने की, जबरदस्ती उनको भर्ती करवा दिया गया। अब जबरदस्ती भर्ती करवाया गया तो गांव के लोगों को उठाया, शहरों के लोगों को उठाया। गांव के लोग भोले होते हैं तो उनको ज्यादा उठाया। इससे ग्रामीण लोगों में भी रोष था, क्योंकि आपकी सेना जितनी बड़ी होगी जीतने का दावा उतना होगा। आपके लोग हैं नहीं तो आपको चिंता नहीं है, मर रहे हैं तो मरे। तो जो सैनिक है, सैनिक कैसे जाता है लड़ने के लिए? सैनिक के अंदर की भावना होती है, वो वहां पर अपनी भावना के साथ जाता है लड़ने के लिए।
जैसे आप आज वर्तमान में भारत की सेना को देखेंगे तो जो सैनिक हैं वो कैसे जाते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि पाकिस्तान में सामने जो सैनिक खड़ा है उससे कोई बुराई है, लेकिन वो उनके अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल होती है। लेकिन यहां पर जब आप, और सेना में जाते कौन लोग हैं, वही जाते हैं जिनको ऐसी सेवा करने का अवसर चाहिए होता है। लेकिन यहां पर तो ऐसे कोई लोग थे नहीं, इनको जबरदस्ती डला रहे हैं, आप सेना में जबरदस्ती भेज दे रहे हैं, तो इनमें वो वाली भावना नहीं थी। तो इससे ग्रामीणों में भी रोष पैदा हुआ, और ग्रामीणों में रोष पैदा हुआ और एक नया आंदोलन चालू होगा, एक नया व्यक्ति आएगा जो इन सब चीजों का उपयोग करेगा। लोगों को लग रहा था कि अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे थोड़ी दुख दर्द कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति भारत आया और वो व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। उनने संघर्ष का एक रास्ता बदला, गोल नहीं बदला। गोल तो यहां पर जो लोग थे इनका भी यही था कि भाई इतने परेशान हो गए हैं, ये अंग्रेज भाग जाएं, जैसे भी जाते हैं चले जाएं यहां से, तो गोल तो इनका भी यही था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर गांधी जी आए, उनने भी गोल वही रखा, लेकिन रास्ता कुछ दूसरा बताया, जिसको कहेंगे अपन सत्याग्रह। गांधी जी भारत वापस आते हैं तो बहुत बड़े व्यक्तित्व के साथ आते हैं, तो उनके द्वारा जो रास्ता सुझाया गया वो सत्याग्रह कहलाया। तो गांधी जी ने इनका उपयोग किया और एक नया विशाल आंदोलन खड़ा किया, जिसको आप सत्याग्रह के नाम से जानेंगे। अब देखते हैं यहां पर, अब गांधी जी जो है भारत आ गए, तो यहां पर जो टॉपिक आता है जिसको आप बोलेंगे सत्याग्रह का विचार। अब ये सत्याग्रह क्या है, इसको अपन देखेंगे आगे, सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह का विचार कैसे आया, थॉट ऑफ सत्याग्रह कैसे था। सत्याग्रह का विचार, गांधी जी जब अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे, अफ्रीका में ये गए थे, अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए गए थे। वहां पर गांधी जी ने अफ्रीका में क्या है, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले का भेद बहुत है। अगर आप गोरे हैं तो जिसको हम कहते हैं रंग भेद, गोरे हैं तो आपको अधिकार ज्यादा है, काले हैं तो आपको अधिकार कम है, तो रंग भेद का मामला वहां पर ज्यादा देखने में आता था। तो गांधी जी ने वहां पर कुछ आंदोलन किए, जन आंदोलन किए, लोगों को लेकर भीड़ लेकर चले गए, बैठ गए, अनशन कर दिया। कोई वायलेंस नहीं करते थे, हिंसा का माध्यम वो अपनाते नहीं थे, हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा के माध्यम से कुछ उन्हें करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रयोग के द्वारा या ऐसा करने के साथ उनने वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिलवाए थे। इसी चीज को आगे जाकर गांधी जी ने क्या कहा, यह सत्याग्रह कहलाया। तो भारत में भी इस सत्याग्रह का उपयोग किया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए, और भारत आए और दक्षिण अफ्रीका में ये वाला जो चीज है इसका प्रैक्टिकल वो कर चुके थे, और किसके खिलाफ कर चुके थे, उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेज भारत में थे। तो हमें पता है कि जो हमने हथियार अपनाया है, उस हथियार से दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पड़े थे, घुटने टेकने पड़े थे कई जगह। तो ये वाला तो हमें पता था कि बंदूक अच्छी हो गई है, अब तो अपन गोली मार ही देंगे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या किया, इसी हथियार के तौर पर उपयोग किया, और दक्षिण अफ्रीका में इसका उपयोग पहले कर चुके थे। अब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने किया क्या, तो गांधी जी के जो गुरु हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके राजनीतिक गुरु हैं। तो उनने गांधी जी से कहा था कि आप भारत को घूमो। तो गांधी जी ने 1915 से लेकर 1917 तक 2 वर्ष भारत की यात्राएं की, पूरे भारत को समझा। आप जब किसी देश में जाते हैं और उस देश को समझना चाहते हैं तो आपको उस देश को घूमना पड़ेगा। और आप तो एक ऐसे देश में थे जो आपका अपना देश था, आप उस देश की आजादी के लिए काम करने वाले थे, उस देश के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए काम करने वाले थे। तो पहले उस देश के लोगों को जानो, उस देश के लोगों की स्थिति के बारे में जानो, लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, सब कुछ जानो। तो गांधी जी ने घूम घूम कर ये सब कुछ जाना। आपको एक बात जानकर शायद आश्चर्य होगा कि गांधी जी ने आधे कपड़े पहनना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जब घूमते हुए उन्होंने पाया कि भारत की आधी से ज्यादा जनता अपना तन नहीं ढक सकती, तो गांधी जी बोले मैं उनका नेता हूं, उनके अधिकारों के लिए बात करने वाला हूं, मैं भी अपना तन नहीं ढकूंगा। तो गांधी जी फिर उसके कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद अपना तन ढकना छोड़ देते हैं। अब एक ही कपड़ा, एक नीचे लुंगी लगाते हैं या तहमत जिसको आप कहते हैं, और ऊपर एक गमछा ओढ़ लेते हैं, उसके साथ ही चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो उसी के साथ लास्ट तक रहे। तो अब गांधी जी, अब देखो आप ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये फोटो है दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की ये फोटो है। यहां पर गांधी जी ने ये ऐसे भीड़ इकट्ठी कर ली, इनकी सबकी आइडेंटिटी एक हो गई, मतलब सबकी भावनाएं एक सी हो गई। तो गांधी जी इनका नेतृत्व करते थे और इनको नस्लीय जो अधिकार थे, नस्ल भेद के जो शिकार थे, उससे बचाया और इनको अधिकार दिलाने का ये काम इनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब देखें कि ये गांधी जी जो चीज कह रहे हैं, जिसको आप कहते हैं सत्याग्रह, वो सत्याग्रह एक्चुअल में है क्या, सत्याग्रह असलियत में है क्या, उसका मीनिंग क्या है।
तो सत्याग्रह को अगर आप देखें तो ये दो शब्दों से मिला है, एक तो है सत्य जिसको कहते हैं ट्रुथ, एक है आग्रह जिसको कहते हैं हम निवेदन करना। आग्रह का मतलब है निवेदन करना। ऐसा बोलते हैं ना कि हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे घर आइए और चाय पी जाइए, आप लोग मत आइए मेरे घर, है ना, चाय बहुत हो जाएगी फिर। तो आग्रह क्या है, कि आग्रह क्या कहलाता है, निवेदन करना। और सत्य क्या है, एकदम सही, जो आप जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है सत्य और आग्रह। गांधी जी ने क्या किया कि सत्याग्रह में, जो सत्याग्रह है उसमें उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के जो विचार हैं, विचारों में सत्य की शक्ति पर आग्रह दिया। जो सत्य की शक्ति है उस पर उन्होंने क्या किया, उस पर आग्रह किया, कि उस पर निवेदन किया कि आप सत्य पर आओ। और उनके द्वारा बोला कि सत्य की खोज पर जोर दिया कि आप हमेशा ट्रुथ के पीछे जाओ, सत्य के पीछे जाओ, असत्य की लड़ाई नहीं लड़ो, असत्य की विजय नहीं होती है। हम अपने भारत में भी कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है, देर सवेर भले ही हो जाए। तो इनने क्या किया, दो शब्द इनके द्वारा दिए गए कि सत्य की शक्ति पर आग्रह किया और सत्य की खोज पर जोर दिया, आप ये कहें। गांधी जी के द्वारा जो ये हथियार उपयोग किया गया था, गांधी जी इसका सिद्धांत जो देते हैं, इसका जो दार्शनिक सिद्धांत गांधी जी के द्वारा दिया गया कि एक ऐसा हथियार है कि जिसका उपयोग, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, वो उत्पीड़न होने वाला व्यक्ति जो परेशान है, वो व्यक्ति किसके खिलाफ करेगा, जो उत्पीड़क है, जिसके द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है उसके खिलाफ करेगा। तो ये कोई शारीरिक बल की जरूरत नहीं है इसमें आपको लाठी डंडा नहीं लाना है, घुमा के मारा बोले सर फाड़ देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये क्या है, अन्याय के खिलाफ उत्पीड़क के मुकाबले में, उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि डंडे की जरूरत नहीं है कि सर फाड़ देंगे, गोली मार देंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे कुछ काम करना है कि उसकी अंतरात्मा को एकदम झंझोर देना है। अंतरात्मा एकदम जब आप झंझोर देंगे, अब ये कैसे होगा, केवल अहिंसा के सहारे होगा। इसमें वायलेंस नहीं लाना है, हिंसा नहीं, लाठी वाठी नहीं मारना। हमें अपने कुछ काम ऐसे करने हैं जिससे क्या हो, जो दमनकारी है, जो हमें दबा रहा है, उस दमनकारी की चेतना, अंतरात्मा झंझोड़ जाए, उसको एहसास हो जाए कि हमने कुछ गलत कर दिया है। तो जब व्यक्ति को एहसास हो जाता है, जब वो गिल्टी फील करने लगता है, तो फिर वो उस पथ से हट जाता है। गांधी जी का यही उपयोग था। उनने क्या कहा कि हिंसा की बजाय मतलब जैसे किसी ने हमको मार दिया, गांधी जी कहते थे ना कि आपको कोई एक चांटा मारे आप दूसरा गाल भी बढ़ा दो। तो हमें यह नहीं करना है कि किसी ने हमको मारा और हमने लठ उठाया और मारना चालू कर दिया, ये नहीं करना है। हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा की बजाय हमें क्या करना है, सच्चाई दिखानी है उसको कि तुम गलत हो, उसको सच्चाई दिखानी है कि तुम गलत हो। अब अगर, और ये कैसे दिखानी है, मारपीट करने दिखानी है, घसीट करने दिखानी है, सहज भाव से, आसानी से, बिल्कुल सिंपल भाव से, एकदम आसान से आपको ये दिखाना है। जैसे ही आप सहज भाव से दिखाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज को अगर स्वीकार कर लेता है तो फिर वो अपने आप हमारे सामने क्षमा याचना करेगा, अपनी पराजय मान लेगा। इस चीज को गांधी जी ने क्या कहा था, सत्याग्रह कहा था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सत्याग्रह क्या है, सत्य प्लस आग्रह से मिलकर बना है। इसमें किसका उपयोग करते हैं हम, अहिंसा का उपयोग करते। केवल अहिंसा के सहारे ही हम जीत जाते हैं या सफलता पाते हैं। सत्याग्रह क्या है, एक ऐसे व्यक्ति जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनका हथियार है, जिसमें हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो उत्पीड़क है, जिसके द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी आत्मा को झंझोड़ देंगे, जिससे उसको अंतरात्मा में खराब लगेगा और फिर वो बाद में आकर माफी मांगेगा और वो रास्ता छोड़ देगा। तो ये वाली जो बात है, इसको सत्याग्रह कहा गया था। ये गांधी जी लेकर आए थे और इसका उपयोग गांधी जी के द्वारा पहले अफ्रीका में कर लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इसका उपयोग कर चुके थे। गांधी जी के द्वारा भारत में भी इसका उपयोग किया गया था। गांधी जब 2 साल घूम रहे थे, 1915 में जब गांधी जी भारत आ गए थे, तो 15 से 17 तक गांधी जी ने पूरे भारत को ट्रेवल किया था ट्रेन के द्वारा, जनरल कंपार्टमेंट में। वो, उनकी पत्नी और उनका एक असिस्टेंट, उनके साथ पूरे भारत को घूमा था। तो घूमते घूमते गांधी जी ने इस जो सत्याग्रह वाली बात है, भारत को समझा ही समझा था, जो सत्याग्रह वाली बात है, इसके एक्सपेरिमेंट भी कर लिए थे। क्योंकि सत्याग्रह वाली जो बात है ना, इसके लिए ऐसा है, हिंसा तो करनी नहीं है, और जब कोई मारता है तो गुस्सा ऐसा लाता है खींच के 4-5 दे उसको। तो अब उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस चाहिए है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, समय तो लगेगा। तो गांधी जी ने घूमा और एक छोटे छोटे से उसका उपयोग किए। तो एक जगह है जिसको कहते हैं चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में क्या था, किसानों का एक आंदोलन चल रहा था। वहां पर क्या था कि जबरदस्ती किसानों से खेती करवाई जा रही थी, नील की और ऐसी कुछ। तो उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन था। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया और किसानों की जीत हो गई। अंग्रेजों को अपनी हार मानना पड़ी। इसके बाद गांधी जी गए खेड़ा। खेड़ा जो है वो गुजरात में है।
गुजरात में खेड़ा सूखा हो गया था, नुकसान था, पैदावार हुई नहीं थी, लेकिन अंग्रेज जो है वो लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी ने वहां भी सत्याग्रह किया, बस बैठ गए, बोले अब तो लगान कम करनी पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं, कुछ लोगों के साथ। और गांधी जी इसमें सबको बुलाते थे, हर वर्ग के लोगों को बुलाया करते थे। तो कुछ लोगों के साथ गांधी बैठ गए, यहां पर भी अंग्रेजों को लगान की दर जो है वो कम करनी पड़ी। तो गांधी जी की ये दूसरी जीत थी। यहीं पर आप देखेंगे कि अहमदाबाद का जो मिल आंदोलन है, अहमदाबाद का जो मिल आंदोलन है, मजदूरों को अधिकार नहीं दिए गए थे। तो मजदूरों को अधिकार देने के लिए भी गांधी जी ने इस सत्याग्रह का उपयोग किया हुआ था। तो गांधी जी इसके छोटे छोटे 3 उपयोग भारत में कर चुके थे। अब उन्हें इसका कोई बड़ा उपयोग भारत में करना था और इसके लिए एक बड़ा बेस तैयार करना था, बड़ा जन आंदोलन को तैयार करना था, जो हम आगे देखेंगे, जो हमें असहयोग के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के पहले की कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या होगी अगली घटनाएं, जिनमें आप देखेंगे कि एक रॉलेट एक्ट आ जाएगा, उस रॉलेट एक्ट के बाद फिर जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा, उसी के साथ भारत में खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। इन 3 आंदोलनों ने बेस तैयार कर दिया और एक नया बड़ा कैंपेन, एक बड़ा आंदोलन तैयार हो जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन के नाम से जानेंगे। ठीक, यहां तक की बात सभी को क्लियर है ना। अब बेटा आप लोग को करना क्या है, आप ये देख पा रहे होंगे यहां पर कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं में जो पढ़ रहे हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि आप हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।